तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों? मैं आशुतोष सिंह चौहान आज यहाँ पर आ चुका हूँ एक न्यू वीडियो लेक्चर पर, जहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ये कई सारे लोगों को क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग इन क्वेश्चंस को बार बार करते हैं, बहुत सारे लोगों से करते हैं। तो वो क्वेश्चन है जो मुझसे एक यूट्यूबर भाई हैं, उन्होंने पूछा हुआ है। तो ये मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन है इस समाज में। तो वो क्वेश्चन है, सर मेरी पड़िया 4 साल से हीट में नहीं आ रही है, इसका उपाय बताएं। तो ये दोस्तों केस है पड़िया का। मतलब जब नए जानवर जो होते हैं, जिनको पहली बार हीट में आना चाहिए, या जिनको जो उनके सेकेंडरी एक्शंस हैं वो दिखाने चाहिए, सेकेंडरी हार्मोनल इन्हांसेस होने चाहिए, वो नहीं हुए हैं सही समय पर। उसके पीछे कई सारी वजहें हो सकती हैं। उन सभी वजहों पर आज हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, क्या क्या उपाय होने चाहिए और इनकी प्रमुख वजहें क्या क्या हैं, हम लोग आज इन सभी वजहों पर बात करेंगे। तो दोस्तों ये जो मेरा वीडियो है, ये भारत देश के सभी जो भी मेरे भाई हैं, पशुपालक भाई हैं, या हम लोग कहें कि वो फार्मासिस्ट भाई हैं, मेडिकल स्टोर संचालक भाई हैं, या हम लोग कहें कि जो भी डॉक्टर बंधु, अगर उनको लगता है कि हमारी ये चीज़ें ये हमारे लेक्चर उनको कुछ फ़ायदा दे सकते हैं, तो हमारे ये लेक्चर उनके लिए हैं। तो दोस्तों आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है, जो अभी जानवर पहली पहली बार हीट में नहीं आए हैं, या आए हैं रुक नहीं रहे। कई सारे लोगों के होता है इस प्रकार से। तो हम ये दोनों चीज़ों की बात करते हैं। तो इन दोनों चीज़ों की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप लोग एक कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि ये मेरा वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, लगभग आधे घंटे का हो सकता है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रकार की जो भी चीज़ें हैं, जो टेक्निकल चीज़ें हैं जिनसे आप अपना पैसा बचा सकते हैं। देखिए, हर चीज़ ज़रूरी नहीं कि आपके पशुओं के अंदर, जैसे कई सारे लोग कहते हैं कि बांझपन है या बच्चेदानी छोटी है, या इस प्रकार की जो भी चीज़ें आती हैं, सभी जगह पर वो चीज़ें नहीं होती हैं। और अगर हो रही हैं या हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी चीज़ें आ रही हैं, तो उनकी जो ओवरकमिंग है वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग आज इसके बारे में बात करेंगे। और जो नॉन ट्रेडिशनल्स मेथड्स हैं, या हम लोग कहें जो होम रेमडीज़ हैं, उन पर भी आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले कि प्रमुख वजहें क्या क्या हैं, जो भी हमारे जो नए जानवर हैं, जैसे पड़िया हैं, 4 साल की हो गई हैं, 3 साल की हो गई हैं, कोई 5 साल की हो गई हैं, तो आप लोग उनको बांधे खिला रहे हैं। तो आप उनको बांधे खिला रहे हैं, उसके साथ में आप वहाँ पर एक चीज़ और क्या कर रहे हैं, आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं कि उनकी जो फर्टिलिटी की साइकिल है उसको आप इन्हांस नहीं कर पा रहे हैं, या आप उसको इनफर्टाइल कर दे रहे हैं जानकारी के अभाव की वजह से। अब उन प्रमुख वजहों पर मैं भी बात करना चाहूँगा, जिन प्रमुख वजहों की वजह से जो भी पशुपालन में इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, ये जो एक बीमारी हम लोग कह सकते हैं, या गाली कह सकते हैं कि पशुओं के अंदर इनफर्टिलिटी या बांझपन, तो आज हम लोग उन पे अपना एक बहुत ही वेल स्टडीड लेक्चर यहाँ पर आज हम आप सभी भाइयों को दे रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जो प्रमुख वजहें हमने देखी हैं, उन प्रमुख वजहों में सबसे पहला जो वजह है वो है इंडाइजेशन। तो इंडाइजेशन प्रमुख वजह क्या है कि इंडाइजेशन का मतलब होता है अपच। मतलब ये किसी भी जानवर को किसी भी लेवल पर हो सकती है, किसी भी जानवर को अपच हो सकती है। जब किसी भी जानवर को अपच होगी तो उसका खाना जो है वो अच्छे से पच नहीं पाएगा। जब खाना अच्छे से नहीं पचेगा तो वहाँ पर क्या होगा कि जो भी हमें प्रमुख घटक चाहिए, या हमारे पशुओं को प्रमुख घटक चाहिए, प्रमुख अवयव चाहिए, वो अवयव नहीं मिल पाते हैं। उसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, अपने खाद्यान्न को सुरक्षित करते हैं, या हम लोग कहें संरक्षित करते हैं, या और अच्छा अगर हम लोग बात करें तो कई सारे लोग संवर्धित भी करते हैं, फोर्टिफाइड भी करते हैं। तो अनाज का तो फोर्टिफिकेशन हो गया, कॉस्ट भी बढ़ गया, फीड सप्लीमेंट आ गए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हम लोगों को ऐड प्रोवाइड कर रही हैं। परंतु यहाँ पर जो प्रमुख वजहें हैं, उन प्रमुख वजहों में इंडाइजेशन मैंने इसलिए लिया है
कि जब आपके पशु का जो खाना है वो खाएगा, वो पचेगा ही नहीं, तो किस प्रकार से आप कह सकते हैं कि आपका जो पशु है वह जो विटामिन मिनरल्स चाहिए थे, उसको जो आवश्यक चीज़ें थी, वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। तो जब वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं तो पशु के अंदर क्या हो जा रहा है, जो इम्यूनिटी का लेवल है वो कमज़ोर हो जा रहा है, जिसकी वजह से पशु का आपके जो भी सेकेंडरी एक्शन आने चाहिए, जो भी हम लोग कहें कि जो द्वितीयक लक्षण आने चाहिए पशुओं में, वह पशुओं में नहीं आते हैं, या लेट हो जाते हैं, या डिलेड हो जाते हैं। उसके पीछे इंडाइजेशन ही एक वजह नहीं है, उसके अलावा और भी कई सारी वजह हैं। क्योंकि हम लोग इस वीडियो को वन शॉट बना रहे हैं तो हम लोग इसको एक लंबा वीडियो बना के डालने वाले हैं यहाँ पर। दूसरा जो मतलब है लो मेटाबॉलिज्म। तो देखिए, लो मेटाबॉलिज्म कई वजह से हो सकता है। आपके पशुओं की आंतों में, पेट में कहीं पर छाला हो गया है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, उसकी वजह से भी इंडाइजेशन हो सकता है, या हम लोग कहें लो मेटाबॉलिज्म हो सकता है। मतलब चय अपचय की जो प्रक्रिया है, पाचन की जो सुचारू रूप से प्रक्रिया चलनी चाहिए, जो चय अपचय की प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया क्या हो गई है, कमज़ोर हो गई है, जिससे जिन भी पशुओं में मेटाबॉलिज्म कमज़ोर होता है, मतलब पाचन की प्रक्रिया जो अवशोषण की प्रक्रिया है, अब वो प्रक्रिया अगर कमज़ोर हो जाती है तो पशुओं में जो भी विटामिन मिनरल्स चाहिए होते हैं वो उस स्तर पर नहीं जाते हैं, जिससे कई सारे पशुओं में विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो विटामिन डिफिशिएंसी के द्वारा जनित हो जाती हैं, या मिनरल डिफिशिएंसी के द्वारा जनित हो जाती हैं, या हम लोग कहें लेस इम्यून पशु हो जाते हैं, मतलब उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, उनकी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो कमज़ोर हो जाती है। तो दोस्तों, लो मेटाबॉलिज्म भी एक इनफर्टिलिटी, या हम लोग कहें जो ये डिलेड फर्टिलिटी है पशुओं में, उसकी एक प्रमुख वजह है। उसके बाद जो मैं तीसरी बात यहाँ पर करना चाहता हूँ, पैरासाइट्स की। पैरासाइट्स मतलब परजीवी। परजीवी ये दो प्रकार के होते हैं, बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी। अंतः परजीवी में कई सारे प्रकार के कीड़े होते हैं, कुछ फेफड़ों में होते हैं, कुछ जीआई ट्रैक्ट में होते हैं, जीआईटी में होते हैं, मतलब पशुओं की आहार नाल में कीड़े होते हैं, कुछ मस्तिष्क में होते हैं, कई प्रकार के कीड़े होते हैं। जब ये पैरासाइट्स होते हैं तो ये जो भी मिनरल, विटामिन्स आपके पशुओं के खाद्यान्न से जा रहे हैं, आप जो खिला रहे हैं, वो खाद्यान्न में जो भी मिनरल हैं या घटक हैं उनका अत्यधिक अवशोषण कर लेते हैं, या वह इस प्रकार के टॉक्सिन्स छोड़ते हैं, या इस प्रकार का माहौल क्रिएट करते हैं, या इस प्रकार की वहाँ पर वो घाव करते हैं जीआई ट्रैक्ट में या किसी पर्टिकुलर स्पेस पे जहाँ पर भी ये पैरासाइट्स अटैक करते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, वाउंड हीलिंग की प्रक्रिया की मेंटेनेंस के लिए भी वहाँ पर जो फर्टिलिटी का रेट है वो रिड्यूस हो जाता है, या हम लोग कहें डिलेड हो जाता है। तो अब ये जो इंडो पैरासाइट हैं, मतलब या हम लोग कहें जो अपने शरीर के अपने पशुओं के शरीर के अंदर के जो भी पैरासाइट्स हैं, उनके लिए भी कई प्रकार की दवाएं आती हैं, कीड़े की दवाएं हैं, और शरीर के बाहर भी जो भी परजीवी हैं उनके लिए भी विभिन्न प्रकार के जो टॉपिकल एप्लीकेशंस हैं वो भी आते हैं, और भी कई सारी चीज़ें आती हैं, आप लोग उनको लगा करके भी उनसे निजात पा सकते हैं। तो ये पैरासाइट जो है वो तीसरी वजह है। इसका मैं एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर देना चाहूँगा, क्योंकि कई सारे लोगों के मन में कई सारे डाउट्स भी आएंगे। तो पैरासाइट्स क्या है कि देखिए, अगर पैरासाइट इक्टो पैरासाइट है या बाहरी पैरासाइट या बाह्य परजीवी है, तो वो क्या करेगा, अल्टीमेटली खून को चूसेगा, उसके विटामिन को लेगा और एनीमिया कॉज करेगा। एनीमिया जब कॉज हो जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ पर शरीर की जो मूलभूत जो चीज़ें होनी चाहिए वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। उसके कारण लो मेटाबॉलिज्म और भी कई सारी जो चीज़ें हैं, लेस इम्यून रिस्पॉन्स, लो मेटाबॉलिज्म, और यहाँ पर इंडाइजेशन जैसे केसेस आपको देखने को मिलेंगे। एनीमिया में क्या हो जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी आपके पशुओं को देखने को मिलेगी। इन सभी के मेंटेनेंस के लिए भी आपके पशु को बहुत ज़्यादा होम्योस्टेसिस, मतलब आपके पशुओं के शरीर के रेगुलेशन के लिए जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसका वितरण हो जाता है कई जगह पर। तो ये जो पैरासाइट्स हैं, जो इंडो या एक्सो, मतलब जो आंतरिक परजीवी हैं या बाह्य परजीवी हैं, जो कीड़े हैं, आंतरिक कीड़े हैं या बाहर जो किलनी वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों का भी निवारण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी प्रमुख वजह बनते हैं। क्योंकि जब आपके शरीर में रक्त ही नहीं रहेगा तो आप कितना भी मिनरल विटामिन दे दीजिए, मेटाबॉलिज्म लो हो जाएगा, एक्सक्रीशन हो जाएगा, मतलब वह जो पशु है वो एक्सक्रीट कर जाएगा।
चीज़ें बाहर निकाल देगा। तो लो मेटाबॉलिज्म का ही ये एग्जाम्पल है। उसके बाद जो हम लोगों ने चीज़ें रखी हैं, अगली जो प्रमुख चीज़ें हैं जिन पर अभी हम लोग घूम घूम के बार बार बात कर रहे थे, अगली जो चीज़ें हैं न्यूट्रिशनल स्टेटस। अपने भारत देश की जो भूमि है या उसमें जो अवयव जनित हो रहे हैं उनका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है, वह स्टेटस अब थोड़ा सा गिर चुका है। या हम लोग कहें कि खाद्यान्न में कुछ सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है, कुछ फोर्टिफिकेशन की आवश्यकता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग एक प्रकार से ऐसे ले सकते हैं कि जैसे मनुष्यों में अभी एक समय बीमारी चली थी घेंगा, तो आयोडाइज सॉल्ट दिया जाता था, फोर्टिफाइड विद आयोडीन सॉल्ट, मतलब फोर्टिफाइड किया जाता था, मतलब वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं हमारे खाद्यान्न में। तो उन जो भी चीज़ों का सर्वे हुआ है उनमें ज़्यादातर जो भी चीज़ें आई हैं वो निकल के आई हैं कि न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा न होने की वजह से पशुओं के अंदर लेस इम्यून रिस्पांस या लो इम्यून रिस्पांस या लेस इम्यूनिटी हो जाती है, या वह पशु इम्यून कंप्रोमाइज़ हो जाता है, या हम लोग कहें कि उसकी जो इम्यूनिटी है या रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से आपके पशुओं के अंदर जो द्वितीयक लक्षण आने चाहिए, जैसे हम लोग कहें कि वह द्वितीयक लक्षण क्या हो सकते हैं, तो वह द्वितीयक लक्षण हो सकते हैं कि जैसे आपके पशु को हीट में ही ना आना, या उसकी जो साइकिलिंग है वो गड़बड़ हो जाना, या लंबे लंबे समय पर रिपीट हो जाना, या हीट में ना ही आना, एब्सेंस ऑफ हीट या रिपीटिंग ऑफ हीट। इन सारी चीज़ों की वजह न्यूट्रिशनल स्टेटस भी हो सकता है। अब इसकी वजह कई सारी हो सकती हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी कई सारे पशुओं में इनफर्टिलिटी का कारण बनते हैं, और कई सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी इनफर्टिलिटी का कारण बनते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इनफर्टिलिटी का जो कारण बनते हैं वो मेनली डायरेक्ट कारण नहीं बनते हैं, वह लेस इम्यून रिस्पॉन्स एंड लेस मेटाबॉलिज्म के द्वारा इनफर्टिलिटी को जनरेट करते हैं। मगर ये जो माइक्रो मिनरल्स हैं, या हम लोग कहें जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, जो कम अमाउंट में चाहिए पशुओं को, जैसे विटामिन, मिनरल्स, विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो चाहिए। तो ये जो चीज़ें कम है खाद्यान्न में, या चीज़ें नहीं हैं, या हम लोग कहें वातावरण बदल रहा है, या हम लोग कहें कि हम लोग इतना पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड मतलब खरनाशक, खरपतवार नाशक चीज़ें डाल रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा टॉक्सिन्स हो जा रहे हैं, तो उससे जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है खाद्यान्न का वो कमज़ोर हो जा रहा है, पशुओं के अंदर इम्यूनिटी भी कमज़ोर हो जा रही है। तो इस बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो न्यूट्रिशनल स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए आप अपने पशुओं को हरा चारा प्रोवाइड कर सकते हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं, हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। प्रमुख वजहों में अगली जो वजह है वह है स्ट्रेस, मतलब आपके पशुओं का तनाव में आ जाना। अब इसके पीछे कई सारी वजहें हो सकती हैं कि आपका पशु किस वजह से तनाव में आया है। हो सकता है आपका पशु जो आपका मैनेजमेंट है, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट है, वो अच्छा नहीं है, या उसका जो गार्ड है उसका व्यवहार उन पशुओं के साथ अच्छा नहीं है, या आपका पशु किसी भी तरीके के मेंटल प्रेशर से गुजर रहा है, या कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, या उसकी हाउसिंग अच्छी नहीं है, मतलब उसके आसपास गंदगी है, या वह इस परिवेश में नहीं रहना चाहता है, या उसकी पानी की अच्छी व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार का मैनेजमेंट, इस प्रकार के मैनेजमेंट के द्वारा जो भी जनित स्ट्रेस है, तो हम लोगों ने उसको मैनेजमेंट जनित स्ट्रेस कह दिया। तो आप ये ध्यान दें कि आपके पशुओं को ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी चीज़ें पैसे लगाने से ही सही होंगी, भाई आपकी कुछ चीज़ें आपको ध्यान से चीज़ों को समझने पर भी मिलेंगी। तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपका जो हाउसिंग मैनेजमेंट है उसको आपको ध्यान देना चाहिए अच्छे से। और उसके बाद पर अगर हम लोग बात करें कि उनके पानी के लिए जो भी व्यवस्था है उसको आप थोड़ा सा अच्छा करिए, हाइजीन का मेंटेनेंस रखिए वहाँ पर, उससे भी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। आपके पशुओं में जो ये खतरा है जो मैं कह रहा हूँ पैरासाइट्स का, इंडो पैरासाइट एंड एक्सो पैरासाइट, देखिए ये जो पैरासाइट हैं बहुत ख़राब होते हैं। इसके लिए भी अगर डिमांड हुई तो मैं वीडियो बनाऊँगा, मैं बहुत ही अच्छे वीडियो बनाऊँगा आप सभी लोगों के लिए। तो ये जो पैरासाइट्स हैं, ये पैरासाइट्स भी इन्हीं से जन्म लेते हैं, यही अनहाइजीनिक कंडीशंस के द्वारा, मतलब जो गंदगी होती है, साफ़ सफाई नहीं होती है, उसके द्वारा विभिन्न प्रकार के जो भी परजीवी हैं
या हम लोग कहें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या हम लोग कहें जो सूक्ष्म जीव हैं, वह क्या होते हैं, एक रास्ते से दूसरे रास्ते ईजिली ट्रेवल कर लेते हैं। उसके वजह से कई सारी चीज़ें दिक्कत होती है, कई सारे परजीवी आ जाते हैं, कई सारे सूक्ष्म जीव शरीर के अंदर चले जाते हैं, जिससे उसका जो रिस्पॉन्स है, इम्यून रिस्पॉन्स, उसको कमज़ोर करते हैं। उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी का सेकेंडरी जो रोल है, वो रोल थोड़ा सा सप्रेस हो जाता है। उसके बाद आपके जो पशु हैं, थोड़ा सा आप स्पेशल केयर अगर दे दें। देखिए, जैसे अगर आप अपने पशुओं के पास जा रहे हैं, तो अगर जैसे गाय हैं, तो गाय थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस में आती हैं रादर देन भैंसेस। मतलब भैंस और गाय में क्या अंतर है कि भैंस को आप केयर नहीं भी करेंगे या थोड़ा सा गलत तरीके से भी केयर करते हैं, तो वो मेंटेनेंस में आ जाती है, रहती है खुद से। मगर गाय जो है, अगर देसी है या हम लोग कहें कि गाय की कोई भी नस्ल है, तो वो थोड़ा सा स्ट्रेस में इस प्रकार की ज़्यादा आ जाती है। उसको थोड़ा सा स्पेशल केयर चाहिए होती है कि मतलब उसका जो भी गार्ड है या मालिक है, उसके पास जाए, उसके पास थोड़ा सा उसको खुजलाए वगैरह। इस प्रकार से उनका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होता है और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी अच्छा हो जाता है। तो इसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। ये बिना पैसे के भी आप लोग मैनेज कर सकते हैं। कई सारी वजहों में स्ट्रेस बहुत बड़ी वजह हो जाता है। आपकी पशुओं की जो इम्यूनिटी का लेवल है, या हम लोग कहें फर्टिलिटी का लेवल है, या हम लोग कहें जो बीमारियों से लड़ने का जो स्टेटस है, उसको ये कई सारी जगह पर निर्देशित करता है। तो इस प्रकार से स्ट्रेस का हो गया यहाँ पर। एक और चीज़ें होती हैं कि अगर आप बुरी फीडिंग कर रहे हैं। बुरी फीडिंग का मतलब क्या मैं कहूँ कि पशुपालक भाइयों के पास क्या है कि चीज़ों का अभाव होता है, जगह का अभाव होता है। कई सारे पशुपालक भाई हमसे कहते हैं कि सर हमारे पास तो जानवर ही बांधने की जगह नहीं है, तो उनकी जो हाउसिंग है वो थोड़ा सा गड़बड़ है, तो माना जा सकता है उनकी प्रॉब्लम है। उसी लिए हम लोग भी थोड़ा सा उनके लिए हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो उनका खाद्यान्न है वो कैसे गड़बड़ हो जाता है, तो उसमें फंगस कैसे आ जाता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा यहाँ पर बात करेंगे। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर फंगस को भी रखा हुआ है, ये भी इनफर्टिलिटी को हिंडर करता है या दबाता है। तो फंगस क्या है कि इसमें जानवर क्या होता है कि आप बहुत अच्छा खाना पीना दे रहे हैं, बहुत अच्छा न्यूट्रिशनल स्टेटस भी मेंटेनेंस में रख रहे हैं, अच्छा नहीं दे रहे, मेंटेनेंस में रख रहे हैं, तो आपका पशु फिर भी सूखता हुआ चला जा रहा है, या हम लोग कहें वो पीछे से उसकी पूंछ सूख रही, फिर धीरे धीरे शरीर सूख रहा है, इनफर्टिलिटी का स्टेटस आ रहा है, और जानवर के अंदर कई सारी मूलभूत परिवर्तन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें फंगस का भी बहुत रोल है। जैसे आपने देखा होगा कि आपने पैरा रखा हुआ है और या आपका चारा रखा हुआ है, उसमें पानी पड़ गया, फिर वो सड़ा, तो सड़ने के बाद वहाँ पर क्या हो जाता है, ज़्यादातर जो प्याल होते हैं या पैरा होता है उसमें फंगस हो जाता है। एक अंदर देखेंगे आप काला काला हो जाता है। मुझे थोड़ा आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, वहाँ पर फंगस होता है। जो फंगस क्या करता है, पशुओं को बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है और इसकी डायग्नोसिस बहुत लेट होती है, क्योंकि ये बहुत धीरे से प्रोपोगेट होता है, बहुत धीरे से बढ़ता है जानवर के शरीर में। पहले जानवर के शरीर के इम्यून सिस्टम को हाईजैक करता है, फिर धीरे धीरे अपनी प्रोपोगेशन को बढ़ाता है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अगर आप साफ़ सफाई रखेंगे या आप अपने खाद्यान्न को साफ रखेंगे, जैसे बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि थोड़ा सा पशु गोबर लग गया तो फिर उसको मिला के डाल दिया, या जानवर के कारण धोखे से गोबर चला गया, पन्नी चली गई, या हम लोग कहें कि कुछ ऐसा रेसा चला गया, तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, या चम्मच पड़ गया। इन प्रकार की फीडिंग को भी आप ध्यान दीजिए, इनकी वजह से भी कई सारी चीज़ें होती हैं। और उसके बाद जो सबसे डिमांडिंग चीज़ है, हम लोगों ने उसके बारे में कई सारी चीज़ें यहाँ पर बात करी हुई है, तो उसका नाम है लो इम्यूनिटी स्टेटस। तो लो इम्यूनिटी स्टेटस का क्या मतलब है यहाँ पर, कि जब शरीर के अंदर एक आंतरिक ऊर्जा होती है जिसको कई सारे लोग इम्यूनिटी का नाम देते हैं। इम्यूनिटी का जो टॉपिक है वो काफ़ी बड़ा है, तो इसके लिए हम लोग इम्यूनिटी का एक अलग वीडियो बनाएंगे, और इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाना है, कैसे मैनेजमेंट करना है, उसके लिए भी हम लोग वहाँ पर बात करेंगे। काफ़ी सारी हद तक की जो बात है इम्यूनिटी की हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं, मगर इम्यूनिटी का भी लगभग एक आधे घंटे का लेक्चर मेरा चाहिए होगा। तो अब लेस इम्यूनिटी स्टेटस भी इनफर्टिलिटी की वजह है, तो हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे और इसको कैसे ओवरकम करेंगे इसको भी जानेंगे। उसके बाद ये सारी प्रमुख वजहें थी जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस की। अब
कई सारे जो भाई हैं हमारे, वो ये सोचते हैं कि उनका पशु हीट में नहीं आया, या हम लोग कहें कि उनके पशुओं में कोई प्रॉब्लम हो गई है, वो अपने मन से सोचने लगते हैं 4 साल भी हीट में नहीं आया। कई सारे लोगों को पहली बात फ़र्क ही नहीं पड़ता है। सही, अगर हम सही बात बताएं, गांव घर में जो भी पशुपालक भाई हैं, कई सारे लोग ऐसे हैं उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है, और कई सारे लोग ऐसे हैं कि उनको ऐसा फ़र्क पड़ता है कि सीधे अपने पशु को कसाई दे देते हैं गाली दे करके। तो इस प्रकार की भी चीज़ें हैं। तो इसीलिए हमने आपके लिए इस प्रकार की चीज़ें बनाई हुई हैं, और अपने जो भी हमारे स्किल्ड भाई हैं, पैराविट भाई हैं, या जो भी हैं जिनको लगता है हमारा वीडियो सीखने लायक है, उनके लिए ये सारी चीज़ें हैं। हमारे मेनली जो मेरा वीडियो है, मेरे फार्मासिस्ट भाइयों के लिए, मेडिकल स्टोर संचालक भाइयों के लिए, उनकी जागरूकता के लिए है, और पशुपालक भाइयों के लिए है। हम चाहते हैं कि कोई भी चीज़ें बर्बाद ना हो। आप छोटी छोटी चीज़ों में पैसा लगाएंगे तो आप काफ़ी लॉस खा जाते हैं, और आप फिर अपने जानवर को बिना दोषी अपने पशु को आप उसको मौत के घाट उतार देते हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर उठानी पड़ रही हैं। तो हमने जो पहली बात की थी, जो प्रमुख वजह की बात की थी कि इंडाइजेशन, अब हम उसके उपाय के बारे में, अब उन सभी जो प्रमुख वजहें थी उनके उपाय के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम जो क्लिनिकल मेथड्स हैं, क्या क्या क्लिनिकल मेथड्स अपनाने चाहिए एक आइडियल पशुपालकों को, कि हमने यहाँ पर पूरा एक, यहाँ पर बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर रिटन डॉक्यूमेंट रखा हुआ है, तो हम लोग उन पे भी बात करेंगे। तो इंडाइजेशन पे आज मैं बात कर रहा हूँ कि इंडाइजेशन क्या है। अपच, तो कई बार हम लोगों ने देखा है कि अपच की वजह से जो है इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिली, क्योंकि जब न्यूट्रिशनल लेवल, मतलब जो न्यूट्रिशन आप दे रहे हैं, मान लीजिए चारा दे रहे हैं, दाना दे रहे हैं, खरी दे रहे हैं, हरा चारा भी दे रहे हैं, कोई लोग कैल्शियम भी दे रहे हैं, विटामिन भी दे रहे हैं, सारे लोग अलग अलग हैं, अपना अपना, कुछ सूखा भूसा दे रहे हैं। मगर जब अपच ही होगी, उसका पाचन अच्छा नहीं होगा, तो आप कुछ भी देंगे, चीज़ें खराब हैं, बेकार हैं। तो अपच के लिए, अपच बढ़ाने के लिए आप क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जो आप नॉन कॉस्ट, मतलब आपको पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। अब पैसा ऐसा भी नहीं कि आपका 1 भी रुपया नहीं लगेगा, पैसा तो लगाना ही पड़ेगा, चाहे आप क्लिनिकल मेथड में जाएं या नॉन क्लिनिकल मेथड में जाएं, दोनों मेथड्स हैं हमारे पास। तो आपका पैसा, आपके घर में जो चीज़ें हैं, मुझे लगता है उस हिसाब से आपका पैसा नहीं लगेगा। तो लाल नमक या काला नमक, आप थोड़ा थोड़ा लाल नमक या काला नमक अपने पशुओं को समय समय पर देते रहिए। 10 ग्राम तक की डोज दे सकते हैं, 10 ग्राम डोज दे दीजिए, या समय समय पर आप चटाते रहिए उनको लाल नमक या काला नमक। वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से खुद चाट लेते हैं। इससे क्या होगा, आपके पशुओं के अंदर जो भी अपच है वो अच्छी होगी, पाचन अच्छा हो जाएगा। जो खाना कम पच रहा था, जो अच्छे न्यूट्रिशन लेने चाहिए थे, जो नहीं ले पा रहा था पशु, है ना, अपच की वजह से, वो चीज़ें आ जाएंगी। गैस नहीं बनेगी, पशु को भूख अच्छी लगेगी, चारा अच्छे से खाएगा, ये सारी चीज़ें होंगी। तो जब चारा अच्छे से खाएगा, इम्यूनिटी का लेवल अच्छा होगा, शरीर अच्छा बनेगा, और आपका पशु हीट में आएगा, टाइम पे आएगा। ये बात। फिर हमको क्या देनी है पाचन के लिए, अच्छे पाचन के लिए हमें देनी है हर, छोटी हर। जैसे कई सारे लोगों ने देखा होगा कि उनको, उनके पशुओं को कई सारी दिक्कतें हो जाती हैं, तो आप 2 छोटी हर आज, कल, परसों, फिर 1 हफ्ते बाद 2 2 2, इतना कम डोज में बता रहा हूँ। आयुर्वेदिक डोजें हैं, बहुत नॉर्मल डोजें हैं, 2 देंगे, नुकसान भी नहीं है, हाजमा भी बना रहेगा। ठीक। अदरक भी आप दे सकते हैं, अदरक और गुड़ का मिक्सचर, जगरी टाइप में। हमारे पशुपालक भाई जानते होंगे कैसे जगरी बनाई जाती है। तो आप गुड़ का सीरा और अदरक को भी आप बढ़िया पाक बना करके अपने पशुओं को खिलाइए। अगर अदरक सस्ती है, जैसे मान लीजिए 100 रुपये किलो है, तो चीज़ें आप खरीदने जाएंगे तो भी आप भाई अपने जानवरों को चारा खिलाने के लिए चीज़ें लेने जाएंगे, तो भी आपको यही सारी चीज़ें वहाँ पर ड्रग के फॉर्म में मिलेंगी। आप ऐसे भी ले सकते हैं और दवा के फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो अदरक और गुड़ का मिक्सचर दे सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने पशुओं का जो पाचन है उसको बढ़ा सकते हैं। और अपच जैसी चीज़ें, जिससे आप तो भाई आप पैसा लगा रहे हैं, आपको तो लग रहा है हाँ भाई हम तो बहुत अच्छा खिला रहे हैं, हम तो अपने पशुओं को बहुत अच्छा खिलाते हैं, मगर रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं ना। तो रिजल्ट कुछ ये प्रमुख वजह हैं, कुछ मूलभूत वजहें हैं
उन वजहों की वजह से रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, जिन भी पशुओं में लो मेटाबॉलिज्म या अपच है, अब भाई ना आप लाल नमक ला सकते हैं, ना आप अदरक दे सकते हैं, ना आप हर्र दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते। तो लो मेटाबॉलिज्म और अपच को दूर करने के लिए, चयापचय की प्रक्रिया बढ़ाने के लिए, पाचन को बढ़ाने के लिए आप हिमालय बतीसा, इंडियन हर्ब्स का आता है, और गुड़ ये दीजिए। 50 ग्राम की डोज होती है बड़े पशु की, आप देख लीजिए वहाँ पर लिखा होता है, पूरी डोज लिखी होती है, हिंदी में लिखा हुआ होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर हिमालय बतीसा बताया और सभी लोग जानते हैं और सभी जगह मिल जाएगा, इसलिए हिमालय बतीसा बताया हुआ है। तो आप हिमालय बतीसा और गुड़, तो आप 1 किलो या ऑर्डर करके 5 किलो भी ले सकते हैं। आपके पास ज़्यादा पशु हैं, आप देखिए इस प्रकार की चीज़ें आप देते रहेंगे तो आपका फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है। तो इस प्रकार की चीज़ें आप लो मेटाबॉलिज्म को भी दूर कर सकते हैं। उसके बाद जो हम लोग तीसरी बात करते हैं कि मेंटेनेंस ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस, मतलब जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसको मेंटेनेंस करने के लिए हम क्या दें, मतलब पोषण के लिए अपने पशु को क्या दें कि उसका शरीर भी अच्छा रहे और उसके शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बनी रहे, उसकी फर्टिलिटी मतलब उसकी जो उसको समय पे हिट पे आना चाहिए वो भी आती रहे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ कि आपको क्या करना है, आपको जाना है मृदा परीक्षण प्रयोगशाला अपनी मिट्टी को लेकर के। उस मिट्टी को जब आप लेकर के जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो भूमि है उसमें किन अवयवों की कमी है या कौन कौन से अवयव कम है। तो उसकी वजह से जो भी मिनरल की डिफिशियंसी होगी उस डिफिशियंसी को भी आपको फुलफिल करना होगा। एक सर्वे के अकॉर्डिंग मुझे एक कंपनी जो बहुत ही अच्छी कंपनी है, हिमालय कंपनी, उनके मैनेजर साहब ने बताया कि जिंक, मैग्नीज, क्रोमियम, कोबाल्ट ये जो प्रमुख मिनरल्स हैं इनकी कमी सॉइल में पाई गई है, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है। और इसके बाद भी एक जो प्रमुख वजह है वह है हर्बिसाइड्स, मतलब खरपतवार नाशक। इनकी वजह से भी इम्यूनिटी का स्टेटस या हम लोग कहें कि पशु लेस इम्यून हो जाता है। तो आप लोग अगर मिनरल की डिफिशियंसी अगर आपके पशुओं में है या आपकी सॉइल में है तो खाद्यान्न में भी होगी। तो उसके लिए आपको ये चीज़ें बाहर से लेनी पड़ेंगी, कुछ ट्रेस मिनरल्स लेने पड़ेंगे। 8-9 विभिन्न प्रकार की कंपनियों के ट्रेस मिनरल्स आते हैं, विभिन्न प्रकार की कंपनियों की गोलियां आती हैं, तो आप उनको दे सकते हैं। हरा चारा दे सकते हैं अपने पशु को, खरी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, खल ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, और उसका खाद्यान्न मतलब उसको दाना, भूसी और जो भी चीज़ें आप दे सकते हैं अपनी तरफ से वो दे सकते हैं। या आप इतना सारा चीज़ें नहीं देना चाहते, आप अपने पशु को नॉर्मल डाइट देना चाहते हैं, दाना, खली और जो भी आपके घर का होता है चीज़ें, वो चीज़ें आप दे दीजिए। और उसके साथ में आप कुछ चीज़ें ऐसी भी ला सकते हैं जैसे मिनरल मिक्सचर्स हैं या उनकी टैबलेट्स हो गई, तो विभिन्न प्रकार की चीज़ें आपको मिलेंगी। तो मिनरल मिक्सचर्स में आप कई सारी कंपनियां हैं जैसे विरबैक है, MSD है, इंटास है, मैनकाइंड है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। इनकी टैबलेट एंड इनके जो मिनरल मिक्सचर्स हैं वो भी अवेलेबल हैं, ये ब्रांडेड हैं। इनमें आपको अगर आप पैसा खर्चा करेंगे तो आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर न्यूट्रिशनल स्टेटस को भी अच्छा रख सकते हैं अपने पशुओं को। उसके बाद जो मैंने स्ट्रेस एंड मैनेजमेंट की बात वहाँ पर की थी, जो प्रमुख वजहें थी, वहीं पर मैंने उसका उपाय भी बता दिया था। तो आपको वो उपाय वहाँ से भी मिल गए होंगे और आप समझ चुके होंगे कि आपके पशु का जो हाउसिंग है या मैनेजमेंट है वो कैसा होना चाहिए, उसके खाद्यान्न का मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, और भी जो सारी चीज़ें होनी चाहिए वो किस प्रकार से होनी चाहिए। उसके बाद मैंने जो फंगस वहाँ पर टॉपिक लिया था कि जो फंगस है उसकी द्वारा जो भी चीज़ें हो जा रही हैं, जैसे बैड फीडिंग, मतलब ख़राब खाना दे दिया, आपको नहीं पता था उसमें फंगस है, उससे उसको डगनैला हो गया या उसको सूखा रोग हो गया। इस प्रकार की चीज़ें कई सारे जगह पर लोग उद्बोधन करते हैं।
तो वो हो गया, या आपने गंदा खाना दे दिया, ख़राब खाना दे दिया, या आपने नॉन फीडिंग कर दिया, इसकी वजह से फंगस हो गया या लो मेटाबॉलिज्म हो गया, तो इन सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हो गई। अब इन सारी चीज़ों में मैं एक बात आपसे और करना चाहता हूँ, रोल ऑफ वाटर एंड फाइबर इन एनिमल हेल्थ। क्या हम लोग कहें कि जो भी पशुओं में उनके जो फर्टिलिटी रेट डाउन हो रहे हैं या गिर रहे हैं, या जो वो पशु समय पे हीट पे नहीं आ रहे हैं, या उनकी जो फर्टिलिटी रेट है वो गिर गई है, उसको वो कैसे अच्छा कर सकते हैं, या आप अपने पशु को बांझपन में जाने से कैसे रोक सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने कई सारी चीज़ों पर बात करी। उसी प्रक्रम में हम लोग आपसे एक बात करते हैं कि पानी और फाइबर का क्या महत्व है आपके पशु में। देखिए, आप अपने पशुओं को, कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत अच्छा खाद्यान्न दे रहे हैं। कई सारे लोग आलू खरीद लाते हैं, कटे पिटे आलू, मतलब कई सारी चीज़ें अपना अपना जो भी अपने हिसाब से हुआ लोग प्रोवाइड करते हैं, अपने हिसाब से अच्छा प्रोवाइड करते हैं। मगर अकॉर्डिंग टू अगर देखा जाए रिक्वायरमेंट, वो चीज़ें हमारा जो स्टेटस होना चाहिए हाइजीन का, उसको अचीव नहीं करती। उसकी वजह से भी कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे फीताकर्मी वगैरह आते हैं, या इस प्रकार की चीज़ें आती हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें भी आती हैं, तो वो क्लिनिकल चीज़ें हैं, वो हम लोग वहाँ पर बात करेंगे। तो ये था इतना, अगर आप इतना करते हैं तो इन सारी वजहों से जो आपका पशु हीट में नहीं आ रहा, या बहुत दिन हो गए हीट में नहीं आ रहा, या रुक नहीं रहा, ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। उसके बाद जो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर इतनी सारी चीज़ें करने के बाद भी आपका पशु मैनेज नहीं हो पाया, तो क्या वजह हो, चीज़ें आपको अब फॉलो करनी चाहिए। तो उस प्रमुख वजह पर, जो क्लिनिकल वजहें अब हम यहाँ पर बात करेंगे, वो प्रमुख वजहें हैं, जिसमें सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, वो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए एज ए पशुपालक और जो भी हेल्थ केयर वर्कर उनको निर्देशित कर रहे हैं, उनमें सबसे पहला जो उनका प्राइमरी उद्देश्य होना चाहिए, उनकी डिवर्मिंग का होना चाहिए। डिवर्मिंग मतलब कृमिनाशक दवाएं, ऐसी चीज़ें करानी पड़ती हैं। इसके प्रमुख वजह ये हैं कि ये आपके पशुओं के खाद्यान्न का एक बड़ा हिस्सा खुद खा जाते हैं, जिसकी वजह से आपके पशुओं के जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसमें कमी आती है, और इस प्रकार की जो भी चीज़ें हैं वो देखने को मिलती हैं। तो आपको डिवर्मिंग करानी होगी। तो आप ये जो डिवर्मिंग है, ये आप अपने पशु चिकित्सा अधिकारी की सलाह से, या किसी फार्मासिस्ट भाई की सलाह से, या किसी पशुधन प्रसार अधिकारी सर की सलाह से आप करा सकते हैं। अब अगर बात करें कि कौन सी टैबलेट जनरली सेफ़ होती है, अच्छी होती है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, मगर आपको ये चीज़ें अपने पशुपालक, जो भी हमारे पशुपालक भाई हैं, वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, जो भी पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, या हम लोग कहें कि फार्मासिस्ट भाई हैं, या पशुधन प्रसार अधिकारी हैं, उनसे सलाह लेकर के ही दें। तो एक टैबलेट होती है पैनाक्योर, वो आप दे करके एक अच्छी डिवर्मिंग करा सकते हैं। अब अगर मान लीजिए आपने डिवर्मिंग करा दी, फिर भी आपका पशु हीट में नहीं आया है, अब वो कैसे हीट में आएगा। तो उसके लिए आपका दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए एज ए पशुपालक। और अगर हम लोग बात करें एज ए हेल्थ केयर वर्कर, तो आपका भी जो दूसरा कदम होना चाहिए वो होना चाहिए स्टार्ट फीडिंग। मतलब हमें वहाँ पर फीड सप्लीमेंट्स को प्रेफर करना चाहिए। तो फीड सप्लीमेंट में विभिन्न प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं, जैसे हम लोगों ने वहाँ पर बात की है कि आप हरा चारा दे सकते हैं। अगर नहीं दे पा रहे हैं, या विभिन्न प्रकार की चीज़ें नहीं दे पा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के बीज नहीं दे पा रहे हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं वेरियस प्रकार के मिनरल मिक्सचर्स, या उस जो मिनरल मिक्सचर हैं, जो भी मिनरल्स चाहिए, जो मूलभूत मिनरल्स हैं, उनकी कुछ टैबलेट्स आती हैं।
तो वो टैबलेट्स आप अपने जो भी डॉक्टर साहब हैं उनसे सलाह लेकर के या फार्मासिस्ट भाई या मेडिकल स्टोर संचालक भाई की सलाह से भी आप ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर न्यूट्रिशन के लिए वो चीज़ें हैं, वो न्यूट्रिशनल स्टेटस के लिए वो चीज़ें हैं, तो सारी चीज़ें आप वहाँ पर ले सकते हैं। तो मिनरल मिक्सचर अगर मैं बात करूँ कि कौन कौन से मिनरल मिक्सचर अच्छे हैं, तो एग्रीमिन 4 मिनरल मिक्सचर अच्छा रहेगा आपके लिए, मिनफा गोल्ड भी अच्छा रहेगा आपके लिए अगर आप लेना चाहें तो, और वीएम आल्चिलेटेड, ये 3 मिनरल मिक्सचर आपके लिए अच्छे होंगे। अगर मैं टैबलेट्स पे बात करूं तो टैबलेट पे बायोप्लेक्स टैबलेट एमएसडी की आती है, और अगर मैनकाइंड की टैबलेट की बात करूं तो आती है टोटाविट बोलस आती है, और अगर विरवैक की टैबलेट की मैं बात करूं तो आती है वहाँ पर एग्रीमिन आई बोलस। तो इन जो भी मैंने टैबलेट बताई हैं या आप जो भी मैंने 3 मिनरल मिक्सचर बताए हैं उनमें से कोई भी एक, चाहे आप एग्रीमिन 4 ले सकते हैं या कोई भी एक, इन 3 मिनरल मिक्सचर और 3 टैबलेट्स में किसी भी आपको 6 चीज़ों में से किसी एक चीज़ को आपको चुनना है। तो मेरे हिसाब से आप मिनरल मिक्सचर को प्रेफर करिए, जो पैकेट में पाउडर आता है, और मैंने जो नाम बताए हैं प्रयास करिए, अगर वो नाम के मिनरल मिक्सचर आपको मिल रहे हैं तो उसके बाद आपके पशुओं में थोड़ा सा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मिनरल मिक्सचर जब आप देते हैं तो लगभग 20 से 25 दिन आप दीजिए। देखिए, अगर डोज की बात करूं तो मैं 50 ग्राम दिन में एक बार देना चाहिए। जो नए पशु हैं, जो अभी एक भी बार हीट पे नहीं आए हैं या जो रिपीट कर गए हैं मगर अभी तक उनका कभी भी ज्ञावन या हम लोग कहें उनका गर्भाधान नहीं हुआ है, तो इस प्रकार से जो चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। तो मिनरल मिक्सचर अच्छा क्यों है, उसके भी पीछे भी वजह है, क्योंकि देखिए वो बल्कि है। मैं मानता हूँ कि आपको खिलाने में थोड़ी सी महक होगी, तो आप ट्राई कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के फ्लेवर्ड हैं, जैसे मैनकाइंड है, इंटास है, फ्लेवर्ड मिनरल मिक्सचर देते हैं, तो आप इनका भी ट्राई कर सकते हैं। वीएम आल्चिलेटेड भी अच्छा है, एग्रीमिन भी अच्छा है, तो आप ट्राई कर सकते हैं कोई भी। आप अपने पशुओं को देखिए, वो आपका सिर दर्द है, आपको ट्राई करना है। मिनरल मिक्सचर मैंने इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर न केवल मिनरल्स होते हैं, यहाँ पर कुछ विटामिन और कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं, इसलिए मैंने मिनरल मिक्सचर प्रेफर किया हुआ है। जो हमारा सेकंड स्टेप पशुपालक भाइयों का होना चाहिए। जो थर्ड स्टेप उनका पशुपालक भाइयों को होना चाहिए, अगर मान लीजिए अभी भी आपका पशु हीट में नहीं आया है, या हम लोग कहें आपका पशु हीट में आ गया है, मगर जिन भी डॉक्टर साहब ने एआई की है उन्होंने कहा है कि रुकने के चांसेस कम हैं, तो उसके पीछे 2 वजह हो सकती हैं। प्राथमिक वजह ये हो सकती है कि या तो एआई सही समय पे नहीं हुई है, या एआई सही नहीं हुई है, या हम लोग कहें हीट की कमी थी, या आपके पशुओं की बच्चेदानी कमज़ोर थी। तो इन तीनों चीज़ों का जो एक सलूशन है वो क्या है कि आप अपने पशुओं को क्या कर सकते हैं, मिनरल मिक्सचर फिर से दे सकते हैं। या हम लोग कहें कि आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे जिनमें फैटी एसिड्स होते हैं, या हम लोग कहें कुछ प्रोटीन्स होते हैं, या हम लोग कहें कुछ इस प्रकार के विटामिन मिनरल्स होते हैं जो कंजप्शन रेट को बढ़ाते हैं, आप उस प्रकार की चीज़ें दे सकते हैं। यानी आप मिनरल मिक्सचर या कोई अन्य उत्पाद भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे आप न्यूरोकाइन भी ट्राई कर सकते हैं, अच्छा न्यूट्रिशनल स्टेटस मेंटेन करता है, मेटाबॉलिज्म पाचन को भी अच्छा करता है, उसको भी आप मैनकाइंड का है ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि जो आपका, अगर मान लीजिए आपका पशु मिनरल मिक्सचर आपने दिया था सेकंड स्टेप में, हीट में आ गया, तो 3 वजह में जो मैंने बताई, पहली बात नहीं आती मगर मैंने खुल के बता दी, 3 वजह आई, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, इससे आपको फ़ायदा मिलेंगे। अगर आपका पशु एक बार जो सेकंड स्टेप था मिनरल मिक्सचर आपने खिलाया मगर आपका पशु क्या हुआ, हीट में नहीं आया, अब आपका थर्ड स्टेप क्या होना चाहिए? भाई अभी भी हीट में नहीं आया है ना, तो हम लोग यही सारी चीज़ें तो देख रहे हैं कि अभी भी पशु आपका हीट में नहीं आया है, तो अब हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं, अब हम लोग उसके लिए ट्राई कर सकते हैं जो हमारा थर्ड स्टेप है। तो उसके लिए अब आप एक पैरावेट भाई की सलाह ले सकते हैं। अभी आपको पैरावेट भाई के पास जाना है। अपने पैरावेट भाई वही भाई होते हैं जो कंटेनर बांध करके टहला करते हैं, जो एआई यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कृत्रिम गर्भाधान करते हैं। अब आपको अपने जो पैरावेट बंधु हैं या मेडिकल स्टोर संचालक भाई, आजकल कई सारे फार्मासिस्ट भाई हैं हमारे, वो मेडिकल स्टोर संचालित कर रहे हैं, बहुत ही योग्य हैं वो हमारे भाई, और उनका काम भी बहुत सराहनीय है।
तो उनके पास आप डायरेक्ट जा सकते हैं और आप वहाँ पर इस बार कोई अच्छा मिनरल मिक्सचर फिर से ले सकते हैं। उन्हीं जो भी नाम बताए हैं मैंने, वही मिनरल मिक्सचर आप फिर से लीजिए। और फिर एक मैं नाम आपको और बता रहा हूँ, जो एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो टैबलेट फॉर्म में आती है। 21 दिन का कोर्स होता है, कई सारी टैबलेट्स आती हैं, मगर जो मैं प्रमुख नाम यहाँ पर ले रहा हूँ वो नाम है फर्टीसूल टैबलेट का, जो कि गोयल्स होम्यो का एक प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं आया है, कोई भी ड्रग इंट्रैक्शन नहीं आया है। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर देखा है कि कोई भी ड्रग इंट्रैक्शन नहीं आया है। तो फर्टीसूल और मिनरल मिक्सचर आपका जो थर्ड स्टेप है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं, जिससे क्या हो सकता है कि आपका पशु 18वें से 21वें दिन पे हीट में आ जाएगा। अब इस बार आप अपने पशु की हीट को सुनिश्चित करा दें, क्योंकि जो फर्टीसूल टैबलेट है उसके अंदर कुछ इस प्रकार की चीज़ें हैं जिससे आपके पशुओं के अंदर जो प्राकृतिक रूप से पाली में लाने वाली चीज़ें हैं, मतलब प्राकृतिक रूप से आपके पशुओं को गर्मी मिलाएंगे और आपके पशुओं के अंदर जो भी बच्चेदानी में दिक्कतें हैं या और भी जो भी दिक्कतें हैं उनको भी ओवरकम करते हैं, या हम लोग कहें उनको भी कम करने का प्रयास करते हैं। तो ये थर्ड स्टेप था जो आप पशुपालक भाई डायरेक्ट मेडिकल स्टोर में जा कर के या फार्मासिस्ट भाई से मिल करके आप इस प्रकार की चीज़ें कर सकते हैं। जो फोर्थ स्टेप आपका होना चाहिए, अब इस पे भी नहीं आया, अगर इस पे आ गया अच्छी बात, आप करा दीजिए, निश्चिंत रहिए, खाद्यान्न अच्छा कर दीजिए, आ जाएगा जानवर हीट में दोबारा नहीं आएगा, कंसीव करेगा, कंसेप्शन रेट अच्छा हो जाएगा, अच्छा खाद्यान्न बढ़ाएंगे आप, और उसका जो गर्भधारण काल है वो निरंतर अच्छा रहेगा और उसको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आने पाएगी। ठीक, अब चौथा जो स्टेप होना चाहिए, अब आपका क्या होना चाहिए? अब नहीं आया है आपका पशु अभी भी हीट में, तो अब आपको पशु चिकित्सालय जाना चाहिए। पशु चिकित्सालय जा करके अब आपको अपने जो भी पशुधन प्रसार अधिकारी हैं या पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उनसे आपको आग्रह करना होगा कि वह आपके पशु को देखें। तो उसके लिए हो सकता है कि आपको अपने पशु को लेकर के जाना पड़ सकता है, या अभी योगी जी की एक एम्बुलेंस वाली योजना चालू हुई है कि घर घर पशुओं के लिए एम्बुलेंस जाएगी। तो ये बहुत सराहनीय काम है योगी जी का हमारे। तो उनके भी डॉक्टर साहब, उनका हेल्पलाइन नंबर मैं आपको नीचे इसी अपने यूट्यूब चैनल के थंबनेल पे दे दूंगा, आप उस पर भी कॉल करके अपने घर पे भी डॉक्टर को बुला सकते हैं। उस पर जो सचल दल टीम होती है उस पर एक वेटनरी ऑफिसर और फार्मासिस्ट सर और भी हमारे पैरावेट भाई, वैक्सीनेटर और भी कई सारे पशुधन प्रसार अधिकारी भी सर कभी कभी चलते हैं। तो इस प्रकार की वहाँ पर चीज़ें आपको मिलेंगी। तो सचल दल से भी आप अपने पशुओं को जो कंसेंट ले सकते हैं, फिर वो एग्जाम अपना उनका काम है, वो अपनी डायग्नोसिस बनाने के लिए एग्जामाइन भी कर सकते हैं। तो मैंने ये बात आपको यहाँ पर क्यों कही कि आप वेटनरी ऑफिसर या पशुधन प्रसार अधिकारी सर के पास ही जाइए, क्योंकि देखिए जो भी नए पशु हैं तो हमें उनकी जो प्रथम गर्भधारण है वो सही ढंग से हो, उसे सुनिश्चित करना होगा। तो किसी योग्य प्राइवेट भाई भी को भी आप बुला सकते हैं। भाई कई सारे प्राइवेट भाई हैं वो योग्य हैं, उनको भी आप बुला सकते हैं। मगर मेरे हिसाब से अगर निर्देशन सही तरीके से किया जाएगा तो वो निर्देशन बहुत ही अच्छा होता है। तो ये फोर्थ स्टेप बहुत ही नेसेसरी है। और दोस्तों ये थे उपाय जो भी आपके पशुओं के अंदर ये सारी चीज़ें देनी चाहिए थी। उसके बाद अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग एक बात और आप पशुपालक भाइयों के लिए बताना चाहते हैं कि ध्यान देने योग्य बातें क्या क्या हैं। देखिए ज़रूरी नहीं है, और ये सभी के लिए मेरी बातें हैं जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये मेरी बातें मेरी खुद की रिसर्च है और भी इसके पीछे कई सारी सालों की मेहनत है और भी कई सारे लोगों का हाथ है इस पर, बहुत सारे लोगों का हाथ है इस पर। कई सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स की हेल्प है, कई सारे
लोग हैं, कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, उनके डाटा हैं, कई सारे रेफरेंसेस हैं, ये कई सारी जगहों से चीज़ें कलेक्ट की गई हैं, तब यहाँ पर ये चीज़ें हम लोग एक आइडियल चीज़ें हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं। एज ए फार्मासिस्ट मैंने यहाँ पर एक आइडियल गाइडलाइन बनाई है आप सभी भारत देश के पशुपालक भाइयों के लिए और मेडिकल स्टोर संचालक भाइयों के लिए और मेरे फार्मासिस्ट भाइयों के लिए कि आप इस प्रकार से किसी भी चीज़ों को बचा सकते हैं। तो अब ध्यान देने योग्य जो बातें हैं वो हमारे पशुपालक भाइयों के लिए हैं कि देखिए, हर छोटी चीज़ या हर देर नहीं होती है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें, कुछ कदम धैर्य से उठाने पर भी आप फायदे में रहते हैं। जैसे अगर आपका पशु हीट में नहीं आया तो आपको डायरेक्टली ये नहीं मानना है कि वो बाज हो गया है, हमको उसको हाथ डलवाना है, हाथ डलवा कर ही चेक करवाना है। नहीं, अननेसेसरी आपको हाथ नहीं डलवाने हैं और अनस्किल्ड लोगों से आपको हाथ नहीं डलवाने हैं। आप ये सुनिश्चित करिए, आप जागरूक होइए और आप ये जानिए कि वाकई में कौन से लोग वाकई में स्किल्ड हैं। स्किल्ड मतलब प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं, भारत सरकार की योजनाएं हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, तो कई सारे स्किल्ड लोग हैं हमारे पास, पैरावेट भाई हैं इस सारी चीज़ों के लिए। तो जो स्किल्ड पैरावेट भाई हैं, और मेरा पैरावेट भाइयों से भी आग्रह है कि आप लोग भी प्रयास करके ये सुनिश्चित करें कि आप लोग भी जानते हैं कि बार बार हाथ डालने से इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। फॉरेन पार्टिकल्स जाने की वजह से यूट्रस में भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और अननेसेसरी हाथ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे कई सारी वजहें हैं, उस पर हम लोग खुल के यहाँ पर बात नहीं कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि अननेसेसरी हाथ नहीं डलवाना चाहिए, वो कोई खेल नहीं है। जब बहुत ज़रूरी है तभी हमें वहाँ पर ये सारी चीज़ें योग्य लोगों से करवानी चाहिए। और पहली एआई को मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंस देना चाहिए। जो भी मेरे पशुपालक भाई हैं और मेडिकल स्टोर संचालक भाई भी इस चीज़ों को फैलाएं, फार्मासिस्ट भाई भी इन सारी चीज़ों को फैलाएं, और आप सभी जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो मेरे साथी हैं, मेरे सहयोगी हैं, आप सभी का प्यार बहुत बहुत मिलता है हमें। जो भी हमारे कंपनी वाले लोग हैं, जो भी उनकी गाइडलाइंस हैं, बहुत सारी अच्छी सारी चीज़ें हैं, उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है। और जो भी हमारे वैज्ञानिक लोग हैं उनका भी उनका भी बहुत योगदान है इन सारी चीज़ों पर। तो उनमें से जो एक प्रमुख चीज़ है वो ये चीज़ है कि जो पहली एआई है उसको इम्पोर्टेंस दें। इसके लिए आप ये सुनिश्चित करें कि जो योग्य लोग हैं वही आ कर के आपकी एआई को इनिशिएट करें, या उनके निर्देशन पर वो सारे काम होना चाहिए। तो इस प्रकार की चीज़ें अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो आपको चीज़ें मिलती हैं। तो ये रहा आपका फोर्थ स्टेप। अब ज़रूरी नहीं कि आपके पास हीट में आया, डॉक्टर साहब आए, एआई कराई, रुक ही जाए। भाई ये तो थे नॉर्मल लेवल। भाई कई सारी वजह है ना, मैंने क्या बताया, मैंने हर वजह बताई, उसका उपाय बताया, उसके बाद उपाय के बाद अब उनकी बीमारियों के मैं तरीके बता रहा हूँ कैसे कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं। भाई ज़रूरी थोड़ी ना है कि सबके अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी तभी वो जानवर हिट में आएगा। किसी का पहले, किसी के कीड़े की दवा में भी आ जाएगा, किसी का एक मिनरल मिक्सचर के बाद भी आ जाएगा, किसी का बहुत प्रयास के बाद भी नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें अपने अलग अलग लेवल पे हैं। तो हमने अलग अलग लेवल पे क्लासीफाई करके ये वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो को बनाने में, इसकी स्क्रिप्ट लिखने में मुझको 2 दिन का समय लगा हुआ है, ठीक है। और इसके पीछे मुझे कई सालों की मेहनत है मेरी, तो आप इसकी इम्पोर्टेंस को समझिए। तो जो 5th स्टेप होगा, अब ये 5th स्टेप लेने के लिए अब आपको यहाँ पर और भी सजग होना होगा, क्योंकि अब आपको अपने पशु का जो हार्मोनल लेवल है वो क्या हो सकता है, थोड़ा सा डिसबैलेंस हो सकता है, या मिसरेगुलेट हो सकता है, या इनहिबिशन हो सकता है। ये कई वजहों से हो सकता है। पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस इसकी मुख्य वजह है। तो कई सारे लोग मैंने देखा है कि एक बार हिट में नहीं आया, उन्होंने तुरंत हार्मोन्स दिए। तो पहले हमें क्या करना है कि हमें 5th जो स्टेज है, अब यहाँ पर हमें जो भी योग्य लोग हैं, जो भी चिकित्सा अधिकारी हैं, पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, पशुधन प्रसार अधिकारी हैं, इस प्रकार के जो भी लोग हैं, फार्मासिस्ट भाई हैं, फार्मासिस्ट भाई का देखिए यहाँ पर कोई रोल नहीं है।
जो पैराविट भाई हैं, ये भाई सुनिश्चित करें कि पशुओं की जो स्वास्थ्य की सेवा है वो आपके द्वारा उसका लेवल बहुत ही अच्छे स्तर पे होना चाहिए। तो एस्ट्रोजन थेरेपी कई सारी कंपनियां इस समय लाई हैं, इंटास, एलेम्बिक और भी कई सारी चीज़ें। तो ये जो इस एस्ट्रोजन थेरेपी है या हम लोग कहें HMBTA कोई टेक्नोलॉजी है, उसका भी मैंने उसको बहुत दिन से देखा नहीं है, मैं ये रैंडम सारे नाम ले रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें भी क्या करती हैं, हीट की जो साइकिल है उसको मेंटेनेंस करती हैं, रेगुलेट करती हैं। लेस एस्ट्रोजन की वजह से भी कई बार पशु हीट में नहीं आते हैं वाकई में। तो ये सारी चीज़ें भी मदद करती हैं। मगर अब ये मेरे कहने से आपको नहीं लेनी है, अब ये आपको लेनी है आपके केवल पशु चिकित्सा अधिकारी और आपके पशुधन प्रसार अधिकारी के निर्देशन पर, क्योंकि यहाँ पर अब थोड़ा मामला सीरियस हो रहा है, क्योंकि अब हम अपने पशुओं के हार्मोनल स्टेटस को मेंटेनेंस करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार की हमें त्रुटि नहीं करनी चाहिए। इसके लिए यहाँ पर योग्य लोगों को आगे आना चाहिए। और मैं ये जो भी देखिए, मेरा ये कोई कंपनी वाले वीडियो नहीं देखेंगे, कोई बड़े डॉक्टर वीडियो नहीं देखेंगे, मुझे पता है। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक ये मेरा वन टेक वीडियो है, यहाँ तक कोई आ भी पाएगा, पहली बात। मगर आप सुनिश्चित करिए कंपनी वालों कि आप अपनी हार्मोनल जो भी थेरेपी है, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट का एक ब्रीफ ड्रग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें हमारे फार्मासिस्ट भाइयों को, डॉक्टर बंधुओं को, सभी लोगों को। और एक वेल अप टू डेट मैनेज क्लास दीजिए, जिससे जो हमारे पैरावेट भाई हैं उनको भी एस्ट्रोजन थेरेपी का अनुभव हो जाए। और कई सारे आप वहाँ पर डॉक्टर का सम्मान भी करते हैं, कई सारी कंपनी का इनिशिएशन है। हमने कई सारी कंपनियों पे देखा है कि वहाँ पर वो कई सारे डॉक्टर्स को बुलाते हैं, फिर वहाँ पर इंटर प्रोफेशनल कोलेब्रेशन होते हैं, आपस में बातचीतें होती हैं, चीज़ें निकलती हैं, हमने देखा है इस सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये वहाँ पर डिस्कशन अच्छे लेवल पे होना चाहिए। और उसके बाद जो 6th लेवल है वो है हार्मोनल इंजेक्शंस का। तो इस पे भी मेरे हिसाब से वेटनरी ऑफिसर्स एंड चीफ वेटनरी ऑफिसर्स या हमारे पशुधन प्रसार अधिकारी और भी जो कंबाइंड टीम है, उनका एक सदा रेगुलेशन का निर्देशन यहाँ पर आवश्यक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये आप सुनिश्चित करिए कि आप ये जो भी इंजेक्शंस हैं उनके ही निर्देशन पर लगवाएं। तो ये था मेरा एक वीडियो, एक वन टेक वीडियो मेरे सभी पशुपालक भाइयों के लिए, भारतवर्ष के सभी पशुओं के लिए, जो गाय हैं, भैंसें हैं या जो भी अन्य पशु हैं, उन सभी पशुओं के लिए था। हम लोगों ने यहाँ पर गाय और भैंस के बारे में बात की है, मगर ये जो चीज़ें हमने यहाँ पर बात की हैं, ये सभी पशु वर्ग के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं उन पे हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों का अगर ध्यान देंगे तो आपका पशु जो बांझपन का शिकार हो जाता है, हमने कई बार देखा है। और ये मेरा जो वीडियो है ये केवल हीफर्स के लिए ही नहीं है, मतलब पड़िया या बछिया के लिए ही नहीं है, जो प्रथम बार हैं, जो रिपीट ब्रीडर्स हैं, मतलब जो बार बार पशु रिपीट कर रहे हैं, उनके लिए भी मेरा ये वीडियो है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि मेरा ये जो वीडियो है ये आप सभी भाइयों के लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा। देखिए, मैं किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। हार्मोनल थेरेपी किसी भी चीज़ पे आपकी डिमांड होनी चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि मेरा वीडियो किन लोगों तक देखा जा रहा है और कौन से लोग किस प्रकार के लेवल के क्वेश्चन दे रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग अब अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हार्दिक आभार, नमस्कार।